नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। महाराष्ट्र की सियासत में बीते इतवार को एक और भूचाल देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के 3 दिन बाद ही एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी। आपको बता दें कि बीते इतवार अजीत पवार एनसीपी छोड़कर 54 में से 30 एनसीपी विधायकों के साथ हुकूमत में शामिल हो गए और राजभवन में नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया है। अब महाराष्ट्र में 2 नायब वज़ीर आला होंगे। आपको बता दें कि 24 साल पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी शरद पवार को उनके भतीजे अजीत पवार से ही चैलेंज मिला है। अजीत न सिर्फ नायब वज़ीर आला बने हैं बल्कि अपने साथ लाए 9 दीगर विधायकों को भी महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर बनवाया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर अपने कंट्रोल का दावा करते हुए कहा है, हम एनसीपी के नाम और निशान पर ही आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश। महाराष्ट्र के सियासी फेरबदल और अजीत पवार की बगावत के बाद आज एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर कराड़ में अपने पहले गुरु और महाराष्ट्र के पहले वजीर आला यशवंत राय चौहान की यादगार पर जाकर फूल चढ़ाए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद रहे। शरद पवार आज सुबह पुणे से कराड़ के लिए रवाना हुए और रास्ते में उन हिमायतियों से मिले जो सड़क किनारे उनका इस्तकबाल और हिमायत के लिए खड़े थे। कराड़ में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एनसीपी कारकुनों और हिमायतियों से खिताब करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसीपी को तोड़ने वालों को अवाम उनकी जगह दिखाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तमाम मुखालिफ हुकूमतों को गिराने का काम जारी है। ऐसे में ज़रूरी है कि जमहूरियत के हुकूकों की हिफाजत की जाए, इसलिए महाराष्ट्र की आवाम को मुत्तहद होकर अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। महाराष्ट्र में ज़ात पात की सियासत नहीं चलेगी, बुज़ुर्गों की दुआओं से हम नए सिरे से आगाज़ करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी गहमा गहमी के दरमियान छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पहले डबल इंजन की हुकूमत थी, अब वह ट्रिपल इंजन की हुकूमत हो गई है। हुकूमत नहीं, 3 चक्के वाला रिक्शा हो गई है। महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी पे। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, ये सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया है, 3 चक्के वाले। और मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, तो चेहरा उतरा हुआ है।
तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज दोपहर अपनी रिहाइशगाह पर रियासती सतह के पालनहार लाभार्थी संवाद प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें सीएम गहलोत ने 6 लाख मुस्तहक़ीन के बैंक खातों में तकरीबन 88 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। इस प्रोग्राम का इनेकाद रियासत के तमाम ज़िलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से किया गया। आपको बता दें कि वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बजट में कई मंसूबों का ऐलान किया था। इसके अलावा कई मंसूबों के बजट में इजाफा भी किया गया था। राजस्थान में 0 से 6 साल तक के बच्चों को हर महीने दी जाने वाली इमदादी रकम अब 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये महीना कर दी गई है। इसी तरह 6 से 8 साल के बच्चों को दी जाने वाली रकम 1500 रुपये कर दी गई है। इन दोनों मंसूबों पर रियासती हुकूमत को 2516 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्तहक़ीन से बातचीत की। रामपुर में पहुंचे साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तो मुखालिफ इत्तेहाद के गठबंधन में 40 का झोल दिखा है, 2024 में 440 वोल्ट का झटका लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और विपक्ष का हिट एंड रन का हिट विकेट की हैट्रिक के साथ 2024 के चुनावी मैदान में चारों खाने चित होगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि यूसीसी के आने से गरीब, पसमानदा तबकात और ख़वातीन को फ़ायदा होगा। यूसीसी मजहबी हुकूक और अकायद के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि जो आज महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी तो जो 40 की जो आपने अभी घटनाक्रम देखा है, तो इस 40 के घटनाक्रम के साथ ही साथ 24 में 440 का जो झटका लगने वाला है, वो विपक्ष को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग हिट एंड रन के खेल खेलते खेलते खुद हिट विकेट हो रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा, इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो जो हिट एंड रन का जो है वो हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद उनको जो है वो हिट विकेट भी कर रहा है और उनका सुपड़ा साफ भी कर रहा है। क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड है वो किसी धर्म के धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला है। अफसोस की बात है कि इस समावेशी सुधार पर कुछ लोग सांप्रदायिक वार करके अपनी सियासी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान सभा से लेकर के सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का अगर देखें तो सभी ने इस बात को महसूस भी किया और इस बात को कहा भी कि देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जो सांप्रदायिक सनक थी, उसने इस सियासी जो समावेशी सुधार है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं उसको कारागार में डाल दिया। जयपुर में गुज़िश्ता रोज़ ऑल इंडिया जामियातुल कुरैश की जानिब से हज हाउस में एक फैसिलिटेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा और तलबात को एजाज़ से नवाजा गया। फैसिलिटेशन प्रोग्राम में विधायक अमीन कागजी, रफ़ीक खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान, बदवाली जज्बा फाउंडेशन और चेयरमैन अरूब अब्दुल अजीज़, जमील कुरैशी और ऑल इंडिया जामियातुल कुरैश के सारे कमेटी मेंबरान मौजूद रहे। आपको बता दें, फैसिलिटेशन
प्रोग्राम के दौरान 300 तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने कई तरीक़ों से रहनुमाई हासिल की और तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मंसूबों के बारे में भी बताया गया। नाजरीन, इस साल का हज मुकम्मल हो चुका है। तमाम जितने भी आज़मीन हज के फ़रीज़े के लिए सऊदी अरब के अंदर जमा हुए थे, उन सब ने हज के फ़रीज़े को अदा किया और तहज़ीब टीवी साथ साथ रहा। तमाम आपको मनासिक के हज और जो अरकान हाजियों ने अदा किए वो तमाम तर आपको दिखाए, चाहे उसमें मैदान मीना में क़याम हो, अराफात के मैदान में क़याम हो या मुज़दलिफ़ा में क़याम और वहाँ से पत्थरियों का या कंकर का चुगना, साथ में रमी जमरात और आखिर में तवाफ़ ज़ियारत। इन तमाम चीज़ों को तहज़ीब टीवी ने बखूबी आप तक पहुँचाया। नाज़रीन, अब तमाम तर हाजी अपने हज के अरकान अदा करने के बाद मदीना पहुँचना शुरू हो गए हैं, जहाँ वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत करेंगे। तो यहाँ से जो हिंदुस्तान से भी तो तमाम तर काफ़िले वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो भी अब हिंदुस्तानी काफ़िले भी अब मदीना पहुँचना शुरू हो गए हैं, जहाँ उन्होंने वहाँ पर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन व अमान की तरक्की के लिए दुआएँ मांगी। नाज़रीन, वहीं तहज़ीब टीवी के एडिटर इन चीफ खुर्शीद रब्बानी भी मदीने के अंदर मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी से बात की। नाज़रीन, इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज के जो अरकान थे वो अदा हो चुके हैं और हज के अरकान अदा करके बहुत सारे आज़मीन जो है इस वक्त मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और इन्हीं आज़मीन हज में हिंदुस्तान से आए हुए आज़मीन हज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग पहुँचे हैं और इस वक्त मौलाना अफ़ान मंसूरपुरी साहब हमारे साथ हैं, पूरा डेलीगेशन उनका साथ है हमारे, और वो मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए और भी यकजहती के लिए, आपसी भाईचारगी के लिए और मुल्क की हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और देखते हैं कि वो इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के लिए क्या क्या दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह का फज़ल और करम, उसका इनाम व एहसान है कि उसने हम सबको इस मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सरदार दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाजिर होकर सलात व सलाम का नजराना पेश करने का मौका मरहमत फरमाया। ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पर की जाने वाली इबादत भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हैं और दुआएं भी शरफ़ कबूल हासिल करती हैं। यहाँ आने वाले तमाम मुसलमान इबादत में और दुआओं में मशगूल और मुनहमिक रहते हैं। हमें भी अल्लाह की जानिब से जो तौफीक मैसर हो रही है उसके मुताबिक दुआएं कर रहे हैं। सारी दुनिया के लिए दुआएं हो रही हैं, उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए दुआएं हो रही हैं और ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हर तरह की खुशहाली से हमारे मुल्क को मालामाल फरमाए, तरक्यात से मालामाल फरमाए, शुरूर व फितन से सारे आलम के मुसलमानों की और हमारे मुल्क में बसने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए, मुल्क को तरक्यात से मालामाल फरमाए, बाहमी यकजहती को इस्तेहकाम और मजबूती हमारे मुल्क को अता फरमाए और दुनिया में मिसाली मुल्क बनकर वहाँ के ज़िम्मेदारान को अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआएं यहाँ आने वाले हर मुसलमान की ज़बान पर हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि दुआएं कबूलियत का मकाम हासिल करेंगी। हमारा मुल्क और सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमान खुशहाली से मालामाल होंगे और तरक्यात से हमकिनार होंगे। हजरत क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल बस ये है कि क्या मुल्क के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, सभी को, हिंदू मुसलमानों को? आप हम मुल्क के अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है वो बाहमी मोहब्बत में हुकूमत और यकजहती के अंदर है। यही हमारे मुल्क का निशान है, यही हमारे मुल्क की पहचान है। हम सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप मिलजुल कर मोहब्बत और यकजहती के साथ अपने मुल्क में रहें। इसी के ज़रिए आपका मुल्क तरक्की से हमकिनार हो। इस मुक़द्दस सरज़मीन से हम अपने मुल्क में रहने वाले तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम भाइयों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि मोहब्बत व यकजहती ही वो नुस्खा और ज़रिया है कि जिसको इख्तियार करके हम कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं।